इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले देखो, आपके मैनेजमेंट जो है ना, वो कॉन्सेप्ट एक वाइडर है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो जो यूनिवर्सल प्रोसेस है, तो कहीं से कुछ भी आ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके माइंड में जो आएंगे ना, उसको पहले क्लियर कर लो। अगर आप सीएमए फाउंडेशन का अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको आईसीएमआई के जितने भी क्वेश्चन है, मतलब आपके इंस्टीट्यूट ने जो आपके बुक में प्रोवाइड किया है, उसको आप। हेलो बच्चे लोग, उम्मीद है बेटा तुम लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग आप लोग का मैनेजमेंट का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, सीएमए फाउंडेशन। इस रिवीजन की एक खासियत बात यह रहेगी कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम आपके थ्योरी पार्ट को रिवाइज करेंगे, जो आप लोग के लिए एग्जाम के पर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले, अगर आप सीएमए फाउंडेशन का अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको आईसीएमआई के जितने भी क्वेश्चन है, मतलब आपके इंस्टीट्यूट ने जो आपके बुक में प्रोवाइड किया है, उसको आपको याद करना मैंडेटरी है, क्योंकि 80 to 90% यहीं से आने वाले हैं। और साथ ही साथ आप जाके एमटीपी भी देखिए, जो एमटीपी रिलीज किया जाता है, हम भी यहां सॉल्व करवाएंगे एमटीपी, जो एमटीपी रिलीज किया गया, क्वेश्चन वहीं से आएगा। तो कहीं और अदर इंस्टीट्यूट या तो कहीं बाहर के सोर्स से पता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, आपके मैनेजमेंट जो है ना, वो कॉन्सेप्ट एक वाइडर है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो जो यूनिवर्सल प्रोसेस है, तो कहीं से कुछ भी आ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके माइंड में जो आएंगे ना, उसको पहले क्लियर कर लो। आएगा तो बुक से ही, और बुक के कंटेंट से ही आएगा सीएमए फाउंडेशन में। तो कहीं आपको बाहर के कंटेंट उठाने की ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चले बच्चे लोग, स्टार्ट करते हैं आप लोग का। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, who considered coordination as permitting function of management passing through a managerial function, planning, organizing, staffing, leading and controlling। मतलब इनमें से किसने ये चीज बोला है, ध्यान दीजिएगा। who consider coordination as permitting function of management, परमिटिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो मैनेजर फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग थ्रू परफॉर्म करता है। इसके लिए मैं आप लोग को थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में लेके जाऊंगा आपके सिलेबस में। यहां पास आप लोग को दिया गया है ओके डेफिनेशन। यहां पास आप लोग कोऑर्डिनेशन के 2 प्रकार के आप लोग को डेफिनेशन देखने मिलेगा, जिसमें आप लोग का पहला डेफिनेशन जो दिया है, वो दिया है हेनरी फियोल ने। हेनरी फियोल क्लियरली ये बोलता है, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है हार्मोनाइज करना सारे एक्टिविटीज को। ये हेनरी फियोल्स के वर्ड है। और वहीं अगर हम देखें, तो यहां पर जो जॉर्ज टी टेरिटो हेमन है, वो बोलता है कोऑर्डिनेशन इज अ परमिटिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पासिंग थ्रू द मैनेजेरियल फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। तो आपको यहां से समझ आ गया होगा कि आपके एमसीक्यू क्या आंसर है। तो कोऑर्डिनेशन मतलब एकदम सीधी सी बात है, पूरे एक्टिविटीज को हार्मोनाइज करना, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो या लीडिंग हो। मैंने दोनों डेफिनेशन को मिक्स करके बता दिया, ये होता है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन मतलब समझ आ गया होगा आप लोग को। अब सर, हमारे एमसीक्यू के हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सर, जॉर्ज टेरी, ट्यू हेमन, हेनरी फियोल, हेमे, हेनेंस एंड मेसी एंड हिग्स एंड गिलेट। करेक्ट आंसर आप लोग का होगा जॉर्ज टेरी एंड थ्यू हेमन, क्योंकि अभी आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा। एमसीक्यू बनाने की एक ट्रिक और बता देता हूं। इफ यू डोंट फाइंड द करेक्ट आंसर, फाइंड द रॉन्ग आंसर। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि करेक्ट आंसर कौन सा है, तो गलत आंसर को ढूंढिए, उसको एलिमिनेट कर दो। 50-50 चलेगा फिर। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, which is inherent in managerial job and embodied in all the function of the management। अब ये पूछना चाह रहे हैं, इनमें से कौन सा इनहेरेंट है मैनेजेरियल जॉब के लिए, मतलब जो जरूरी है, एंड इम्बॉडीड ऑल द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब इसमें से कौन सा सब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को साथ में लेके चलता है। तो पहला बात करता है प्लानिंग। मेरे को जहां तक लगता है प्लानिंग तो स्टार्टिंग फंक्शन होता है, सब फंक्शन को लेके नहीं चलेगा। ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है कि साथ में मिलकर काम करना, लेकिन पूरे फंक्शन को काम करना नहीं होता। कंट्रोल मतलब होता है सर, आफ्टर जॉब को परफॉर्म करने के बाद उसमें कुछ कंट्रोल लाना, उसको कंट्रोलिंग बोला जाता है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, पूरे पूरे एक्टिविटीज, पूरे जो फंक्शंस हैं, उन लोग को आपको एक जगह लाना पड़ेगा ताकि वो लोग अच्छे से काम कर पाए। एक इनहेरेंट होता है मैनेजेरियल जॉब के लिए। समझ आया सबको? ओके, देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, according to Mary Parker Follett, which one of is not principle of achieving effective coordination?
यहां पर ये पूछ रहे हैं इनमें से क्या इफेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं है, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो सर उससे पहले हम लोग को होता क्या है वो जानना पड़ेगा, तो उसके हम लोग थोड़ा बुक के रेफरेंस में जाते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टेज, सबसे पहले आप लोग का पॉइंट दिया हुआ है प्रिंसिपल आप लोग का अर्ली स्टेज, ये बोलता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो अर्ली स्टेज में हो जाना चाहिए। दूसरा बोलता है कंटिन्यूटी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होना चाहिए, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है आप लोग का, और साथ ही साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। 6 प्रकार के आप लोग के प्रिंसिपल्स हैं। अब इसमें देखते हैं हमारे एमसीक्यू में क्या नहीं है। ओके ठीक है, देखते हैं। सर कंटिन्यूटी आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है सर हमने कंटिन्यूटी पढ़ा। अर्ली बिगिनिंग पढ़ा, वही पढ़ा सर। सेल्फ कोऑर्डिनेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है सर। अब सर यहां पास सेल्फ कोऑर्डिनेशन तो यहां पास दिया नहीं हुआ है, ठीक है, कोई 6 ही दिया हुआ है, चलिए ठीक है। और यहां पास अगर हम आगे देखें तो सर मैनेजमेंट ऑडिट भी नहीं दिया है, थर्ड पॉइंट, ठीक है सर मैनेजमेंट ऑडिट भी नहीं दिया, तो सर हम किसको टिक करेंगे, अब बताता हूं। इस केस में ये दोनों तो आपके आंसर नहीं है क्योंकि नॉट पूछा गया है। अब इन दोनों में आप लोग को एलिमिनेट करना है। आप बताइए इस केस में इसमें आपको नहीं लगता कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के लिए सेल्फ कोऑर्डिनेशन जरूरी है? हाँ सेल्फ कोऑर्डिनेशन तो जरूरी है, मैनेजेरियल ऑडिट किसी और चीज का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का डी, जो यहां पास नॉट लिखा हुआ है। चले बच्चे लोग देन आगे बढ़ते हैं। Who emphasized harmony of objectives is a crucial to the success of the direction। मतलब ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ लेके चलना, ये किसने इस पॉइंट में फोकस किया है? तो जो फोकस किया है उनका नाम है यहाँ पास FW टेलर। जो FW टेलर है उन्होंने ये चीज बताया कि जो आप लोग के डायरेक्शन में अगर सक्सेस चाहिए तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव को हार्मोनी करना पड़ेगा, एक साथ लेके चलना पड़ेगा। देन आगे बढ़ते हैं। A manager had to exhibit the style of leadership depending on the। सर लीडरशिप क्या होता है? देखो भैया लीडरशिप मतलब होता है लीड करना, काम को अच्छे से कंप्लीट कराना, उसको लीडरशिप बोलते हैं। और एक चीज ध्यान समझना, जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है ना वो डिपेंड करता है हमेशा सिचुएशन बेसिस पे। हर सिचुएशन में लीडरशिप स्टाइल चेंज हो सकता है, क्वालिटी भी चेंज हो सकती है। तो यहां पास आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा सिचुएशन, क्योंकि मैनेजर को स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो लगाना है, लागू करना है, एग्जिबिट करना है, वो सिचुएशन में ही हमेशा बेस्ड रहेगा। ओके देन 6वें में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? यहां पास बोला है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड, सर मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड, मेरे को ऐसा लग रहा है सर ये करेक्ट हो सकता है। मैनेजमेंट जो यूनिवर्सल प्रोसेस भी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। मैनेजमेंट इज अ रिजिड प्रोसेस। मेरे को ना जहां तक याद आ रहा है कि मैनेजमेंट के फीचर्स और फंक्शंस में, फंक्शंस नहीं फीचर्स में बात करेंगे, रिजिड वर्ड नहीं है, गोल ओरिएंटेड है, यूनिवर्सल है, कंटिन्यूअस है। मैनेजमेंट आप लोग का रिजिड प्रोसेस नहीं है, वो फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। अगर रिजिड रहता है तो मैनेजमेंट आप लोग का इफेक्टिव साबित नहीं होगा। समझ आए कि नहीं आए? ठीक, चलिए देन आगे बढ़ते हैं। फिर उसमें बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है? सर क्या क्या होता है फंक्शन? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, लीडिंग हो गया, कंट्रोलिंग, ये सब होता है। पहला बोला यहां पर डिजाइनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और प्लानिंग। ये तो एकदम सिंपल सा आपको आंसर पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर है डिजाइनिंग, क्योंकि डिजाइनिंग आप लोग के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं होते। ओके देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कोरोबरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब सर मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या होता है? पहले एक चीज समझो, मैनेजमेंट एक साइंस है और एक आर्ट है, मतलब विज्ञान और कला दोनों होता है। अब मैनेजमेंट एज अ साइंस इसलिए होता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन और वैलिडिटी पे बेस्ड रहता है। वो आर्ट इसलिए है क्योंकि वो स्किल्स पे बेस्ड रहता है, काम करने पे, प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड रहता है। तो यहां पर से देखते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस में कौन सा कॉन्सेप्ट यहां नहीं बैठेगा। क्या वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में होता है? हाँ भाई होता है। टेस्ट ऑफ वैलिडिटी, ये जो पर्सनल स्किल है ये आर्ट के बारे में बोलता है। किसके बारे में बोलता है? आर्ट के बारे में बोलता है। तो यहां पास नॉट में आप लोग का आएगा पर्सनल स्किल। देन आगे बढ़ते हैं। व्हाट इन्वॉल्व्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। देखो मिशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो शुरुआत में सेट किया जाता है, कंपनी को आगे जाके क्या अचीव करना है और आगे जाके क्या चीजों को फोकस करना है। तो ये सबसे शुरुआत प्रोसेस है, दैट्स वाई ये प्लानिंग का पार्ट है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इन्वॉल्व करता है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव को। देन आगे बढ़ते हैं। उसमें बोलता है कि मैनेजमेंट इज अ व्हाट अ मैनेजमेंट डस। यहां पर ऐसे बोला गया मैनेजमेंट मतलब वो होता है जो मैनेजर करता है।
ये जो डेफिनेशन दिया गया है वो डेफिनेशन दिया है लॉस एलन के थ्रू। लॉस एलन ने ये डेफिनेशन दिया है कि मैनेजमेंट वही होता है जो वो करता है, मैनेजर जो करता है। ठीक, देन आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। मतलब एक आदमी और आया, बोला उसने मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। ये किसने बताया? इसमें से आप लोगों को 4 अल्टरनेटिव है। और एक चीज ध्यान रखना बच्चे लोग, आप लोगों को नाम याद रखना है आपके सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम के पर्पस के लिए। इसको बताया है डोनाल्ड जे क्लॉफ। कुछ आप लोग की स्टडी मेट में भी नहीं दिए हुए हैं थ्योरी पोर्शन में, जो यहाँ पास एमसीक्यू के रूप में दिया गया है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। डोनाल्ड जे क्लॉफ ने ये चीज बताया है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है और साइंस तो है जो कि डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप में काम आता है। ओके, देन अब यहां से आप लोग को एजेंसी थ्योरी और स्टेवर्डशिप थ्योरी का क्वेश्चन चालू होगा। तो उससे पहले मैं आप लोग को एजेंसी और स्टेवर्डशिप थ्योरी के बारे में बताता हूं। देखो, एजेंसी थ्योरी मतलब वो थ्योरी होता है जिसमें रिलेशनशिप बताया जाएगा प्रिंसिपल और एजेंट के बारे में। एजेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचता है। मतलब वो ये सोचता है कि मैं जितना ज्यादा हो सके प्रॉफिट कमा सकूं, रेदर देन कंपनी ग्रोथ। कंपनी ग्रोथ के बारे में बात नहीं करेगा, उसको एजेंट बोलते हैं और वही एजेंसी थ्योरी का पार्ट होता है। वेयर एस अगर बात किया जाए स्टेवर्डशिप, स्टेवर्ड वो आदमी होता है जो हमेशा कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचता है रेदर देन पर्सनल गेन। उसको पर्सनल गेन से कोई मतलब नहीं है। मतलब वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव में काम नहीं करेगा, वो करेगा किसमें? ऑर्गेनाइजेशनल के में काम करेगा। वो अपने चीजों को सेक्रीफाइस कर सकता है, उसको स्टेवर्ड बोलते हैं। तो इसी थ्योरी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है agency theory suggests that managers, the agent, particularly those of large publicly owned firm, and may different objective from those of। अब देखो यहां पास ये बोला गया है कि एजेंसी थ्योरी में जो एजेंट होता है वो पर्टिकुलरली लार्ज और पब्लिक ओन्ड फर्म में दिया जाता है। मे हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव दोज ऑफ, मतलब इनका कुछ अलग ही ऑब्जेक्टिव चलता है। सॉरी, अब देखिए यहां पास क्लियरली क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एजेंसी थ्योरी के हिसाब से एजेंट का किनके हिसाब से उनका ऑब्जेक्टिव कुछ अलग ही चलता है। वर्कर से कोई मतलब नहीं, सबऑर्डिनेट, शेयर होल्डर और एम्प्लॉय। अगर देखोगे इन तीनों का तो मतलब एक ही होता है यार, वर्कर, सबऑर्डिनेट और एम्प्लॉय। अब बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर है शेयर होल्डर। सर शेयर होल्डर करेक्ट आंसर क्यों है, पहले ये बात करते हैं। देखो, मालिक जो चाहता है वो एजेंट नहीं चाहता। मालिक क्या चाहता है? मैं आपको सैलरी दूं और आप अपने पूरे टाइम को डिवोट कर दो, हमारी कंपनी ग्रो करो। एजेंट क्या चाहता है? मैं आया हूं 7 घंटे काम करने, तो मैं 7 घंटा ही काम करूंगा और उतने का मैं पगार लेके जाऊंगा। और वो हमेशा पर्सनल गेन करने की कोशिश करेगा, चाहे कंपनी में बर्बादी क्यों ना हो जाओ। इसको एजेंट बोला जाता है। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग को बोलता है द व्यू दैट सीज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द मेन ऑब्जेक्टिव इज नोन एज। कौन सा व्यू पॉइंट है जो हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में बात करता है? वो आप लोग का है एजेंसी थ्योरी। जो एजेंसी थ्योरी, जो एजेंट हमेशा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश में लगा होता है। ओके, देन which of the following is the best example of agency theory problem assuming the company is paying employees travel expense। अब एक चीज समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। यहां पास एजेंसी थ्योरी प्रॉब्लम के एग्जांपल के बारे में पूछा है और आपको एज्यूम करना है कि कंपनी जो है वो एम्प्लॉय को ट्रैवल एक्सपेंस देता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या होता है? आप कहीं भी जाते हो बाहर, मतलब आप अपने ऑफिस के जोन से कहीं बाहर जाते हो तो कंपनी आपको पैसा देता है। अब देखो यहां पास मैं आप लोगों को पहले समझाया था, कंपनी अगर आपको ट्रैवल एक्सपेंस दे रहा है तो कंपनी ये उम्मीद लगाती है कि आप वहां कहीं भी जाओ, चाहे घूमने जाओ या कुछ भी करो, अगर आप कंपनी के लिए अगर काम करते हो, कंपनी के लिए अगर काम करते हो तो वो स्टेवर्ड हो। और आप उस पैसे से बाहर अगर घूमने चले गए या तो एंजॉय कर रहे हो, कंपनी तो पैसा दे ही रही, मतलब आप अपने बारे में सोचो, तो आप एजेंट हो। अब देखते हैं इनमें से कौन सा बेस्ट एग्जांपल बैठता है एजेंसी थ्योरी के लिए। मिस्टर शर्मा, द सीएफओ ऑफ एबीसी लिमिटेड, traveled to China to have an official meeting with the financier who are financing for setting a factory of ABC Limited at Hunan province of China. While in China, he tours the Great Wall of China। अब देखो मिस्टर शर्मा सीएफओ है, वो ट्रैवल किया है चाइना, ठीक है, ऑफिशियल मीटिंग के लिए, क्योंकि एक नया फैक्ट्री स्टार्टअप करना है। और जब घूमने गया है वो उसी के साथ साथ टूर कर लिया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के लिए। ये पहला। दूसरा बोलता है Mr. Paul, the MD of XYZ Limited, traveled to New Delhi to attend international convention of new business opportunities in India. After the conference, he has stayed at Agra to visit the Taj Mahal।
अब मिस्टर पॉल जो है वो किस काम के लिए गया, ट्रैवल किया न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली गया क्योंकि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन प्रोग्राम का न्यू अपॉर्चुनिटी का लेके। उसके बाद वो आगरा में रुका क्योंकि उसको ताजमहल विजिट करना था, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा बोलता है मिस बनर्जी द कंट्रोलर ट्रैवल टू लंदन टू विजिट द लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड विद फ्रेंड्स। अब इसमें फर्क देखो, ये जो मिसिस बनर्जी है जो कंट्रोलर है वो क्रिकेट ग्राउंड गई है अपने दोस्त के साथ, मतलब वो क्रिकेट मैच ही देखने गई है। While there she talks with her friends about employment opportunity at the firm, वहां पर उसने employment opportunity at the firm के बारे में उनके साथ बात किया, ठीक है। लास्ट बोलता है Maria चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ट्रैवल टू न्यूयॉर्क टू अटेंड अ सेल कन्वेंशन while there she visit डिज्नीलैंड। चार एग्जांपल है, चार में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अब देखो मैं मतलब समझाता हूं। सबसे पहले एजेंट वो पर्सन होता है जो अपना फायदा देखता है। यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, और सी क्यों है उसको समझना। देखो बाकी जितने भी एग्जाम्पल हैं उसमें ध्यान समझिएगा, ये लोग गए हैं बिजनेस पर्पस के लिए। किस लिए गए हैं, बिजनेस पर्पस के लिए। थोड़ा समय बचा तो लोग पर्सनल काम कर रहे हैं, लेकिन जो सी है वो सिर्फ और सिर्फ गई है पर सी केस में पर्सनल पर्पस के लिए। इवन शी इज गेटिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कंपनी के पैसे से मैच देखने गई और दोस्तों को बोलती है कि हमारे यहाँ क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी, उसमें बात करती है। तो ये एजेंसी थ्योरी होगा, तुम कंपनी के पैसे से बाहर घूमने गए हो भैया, काम से जाते तो बात अलग थी। समझ आए कि नहीं आए, तो करेक्ट आंसर होगा यहां पर सी। देन आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेस्ट एफर्ट टू रिड्यूस द एजेंसी प्रॉब्लम। इनमें से कौन सा प्रॉब्लम, ऐसा कौन सा चीज है जिससे एजेंसी प्रॉब्लम खत्म कर सकते हो। मैं पहले एक चीज समझाता हूं। अगर तुम लोग ना इंप्लॉय को अगर मालिक बना दोगे तो वो खुद ब खुद, क्योंकि उसका प्रॉफिट में हिस्सा होने वाला है, वो एजेंट से स्टेवर्ड बनने की तैयारी में लग जाएगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे उसको शेयर दे दो, अगर तुम उसको शेयर दे दोगे ना तो कंपनी में और अच्छे से काम करेगा, क्योंकि उसका हर एक छोटा सा एफर्ट उसके शेयर कैपिटल, उसके शेयर में ग्रो करेगा, उसे कैपिटल गेन इंक्रीज करेगा, उसके डिविडेंड में इंक्रीज होगा। अब समझिए, paying senior manager a cash bonus each year based on the number of people employed by the company, ठीक है, देखते हैं आगे। Giving senior manager bonus consisting of share of company share whenever the company improve the production efficiency, ये हो सकता है। Increasing the salary of the company president every time the company open a new store, providing company cars to all managers employed by the firm for more than 1 year। चार यहां पास एग्जांपल है। पहला ये बोलता है कि मैंने सीनियर मैनेजर को आप कैश बोनस दीजिए, वो जितना लोगों को एम्प्लॉय करेगा। दूसरा बोलता है सीनियर मैनेजर को बोनस दीजिए जो शेयर होगा जब जब कंपनी अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। सी ये बोलता है कि प्रेसिडेंट को इंक्रीज कर, प्रेसिडेंट के सैलरी को इंक्रीज कर दो जब जब नया स्टोर ओपन होगा। डी ये बोलता है कि जितने भी मैनेजर्स इंप्लॉयड हैं 1 साल से ज्यादा लोगों को कार दे दो। ये सब पर्सनल है एक्सेप्ट बी। देखो सीनियर मैनेजर को शेयर्स दे दो कंपनी का, तो ऑटोमेटिकली एजेंसी प्रॉब्लम यहां पर कम होने वाली है। देन आगे बढ़ते हैं। एजेंसी थ्योरी इज डेवलप्ड बाय, एजेंसी थ्योरी को इन सब ने डेवलप किया, एल्शियन, डेमशेट, जेंसेन एंड मैकलिन एंड जेंसेन एंड फार्मा, इन सब लोगों ने मिलकर इस थ्योरी को डेवलप किया है। अब समझते हैं। हु सेड दैट द लीडर स्टेवर्डशिप चॉइस कैन मोटिवेट एंड फैसिलिटेट रेसिप्रोकल स्टेवर्डशिप बिहेवियर फ्रॉम द एम्प्लॉय। अब देखो यहां पर एक क्लियर बोला गया है कि अगर स्टेवर्डशिप चॉइस जो है ना वो मोटिवेट कर सकता है और ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है। मतलब बोलने का मतलब है कि अगर आप अच्छा करोगे तो सामने वाला भी अच्छा करके देगा। इस थ्योरी को, ये स्टेटमेंट को प्रोवाइड किया है डेविड शुकरमैन एंड डॉलिंसन ने। ओके ठीक, देन आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डेविड शुकरमैन एंड डॉलिंसन, द मैनेजर्स बीइंग अ स्टेवर्ड ऑफ कंपनी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट एंड मैक्सिमाइज थ्रू फर्म परफॉर्मेंस। अब ये बोलना चाह रहा है कि जो मैनेजर जो स्टेवर्ड है वो हमेशा क्या चाहेंगे, किस चीज को प्रोटेक्ट करना और मैक्सिमाइज करना। सर शेयर होल्डर वेल्थ, स्टेक होल्डर वेल्थ, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। स्टेक होल्डर वो आदमी होता है जो जिएगा शेयर होल्डर के लिए, मरेगा भी शेयर होल्डर के लिए। तो शेयर होल्डर वेल्थ को हमेशा मैक्सिमाइज करने के लिए कोशिश करते हैं। ओके देन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग रजिस्ट्रियल लॉस इज करेक्ट। पहले लॉसेस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ओके जरा ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पास ना मैक जेंसन और डब्ल्यूएच मैकलिन ने बताया कि जो एजेंसी जो प्रॉब्लम है ना वो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में होती है।
तो उसके कारण ना यहाँ पास 3 प्रकार की कॉस्ट दी गई है, मतलब एजेंसी में 3 प्रकार की कॉस्ट आती है। पहले को बोलते हैं मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर, दूसरे को बोला जाता है बॉन्डिंग एक्सपेंडिचर, और तीसरे को बोला जाता है रेसिडुअल लॉस। अब तीनों का मतलब समझते हैं। मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर मतलब प्रिंसिपल को एजेंट को मॉनिटर करना पड़ेगा, उसकी भी खर्च, क्योंकि एजेंट को आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो एजेंट है भाई, खुद के प्रॉफिट के लिए काम करेगा। स्टेवर्ड होता तो बात ही अलग थी। बॉन्डिंग एक्सपेंडिचर मतलब, बॉन्डिंग एक्सपेंडिचर में आप क्या ले सकते हो, बॉन्डिंग एक्सपेंडिचर मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ले सकते हैं। रेसिडुअल लॉस मतलब क्या होता है, देखो रेसिडुअल लॉस मतलब एक्चुअली में होता क्या है ना, जब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में डाइवर्जेंस होता है, मतलब जब दोनों अलग होते हैं, उनके डिसीजन जब अलग होते हैं, तो उस केस में बहुत ही ज्यादा लॉस को बियर किया जाता है। मतलब एजेंट पूरा काम को ऑलरेडी जानता है, दोनों अगर अलग होंगे और दोनों के डिसीजन अलग होंगे तो रेसिडुअल लॉस को देखा जाता है यहां पास। तो इसी प्रकार एजेंसी कॉस्ट, एजेंसी जो कॉस्ट है 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला मॉनिटरिंग होता है, दूसरा बॉन्डिंग होता है, और तीसरा रेसिडुअल लॉस होता है। अब हमारा एमसीक्यू क्या बोलता है वो समझते हैं। एमसीक्यू आप लोग को बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग रेसिडुअल लॉस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रेसिडुअल लॉस के लिए सही साबित होगा। बॉन्डिंग कॉस्ट डू नॉट हैव इफेक्ट ऑन अ रेसिडुअल लॉस, मतलब जो बॉन्डिंग कॉस्ट है उसका रेसिडुअल लॉस में कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ा अटपटा लग रहा है, ठीक है। रेसिडुअल लॉस इज इंकर्ड बाय द एजेंट बिकॉज एन एजेंसी रिलेशनशिप इज एग्जिस्ट। रेडिशुअल लॉस इसलिए दी होता है क्योंकि एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ये भी सही हो सकता है, देखते हैं। अ रिडक्शन इन अ रेसिडुअल लॉस इज लाइकली टू बी रिजल्ट इंक्रीज इन अ मॉनिटरिंग कॉस्ट। अच्छा, रेसिडुअल लॉस कम होगा तो लाइकली है यहां पास मॉनिटरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। अंडर एजेंसी थ्योरी रेसिडुअल लॉस कैन बी रिड्यूस टू जीरो बाय गुड गवर्नेंस। पहले बात ये चीज है, ये हमारा एजेंट है, चाहे कितना भी अच्छे से गवर्नेंस कर लो रेसिडुअल लॉस जीरो नहीं हो सकता। दूसरा, बॉन्डिंग कॉस्ट का रेसिडुअल लॉस में इफेक्ट होता है, मतलब तीनों कॉस्ट का एक दूसरे में इफेक्ट होने ही वाला है। अब देखो, रेसिडुअल लॉस इंकर्ड बाय द एजेंट बिकॉज एन एजेंसी थ्योरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट, मतलब ऑब्वियसली रेसिडुअल लॉस इसी कारण हो रहा है क्योंकि थ्योरी एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहां पर सी पढ़ते हैं, अ रिडक्शन इन अ रेसिडुअल लॉस इज लाइकली टू रिजल्ट इन इंक्रीज इन अ मॉनिटरिंग कॉस्ट। अब समझना, रेड्यूसर लॉस को अगर डिक्रीज करोगे, इसका मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल और एजेंट के व्यू पॉइंट जितने ज्यादा साथ उतने अच्छे हैं, इसके लिए आपको मॉनिटरिंग कॉस्ट ज्यादा इंकर करना पड़ेगा। तो बी और सी दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा करेक्ट यहां पर सी है यहां पर, क्योंकि रिडक्शन करोगे जैसे रेसिडुअल लॉस को, तो वैसे आप लोग का मॉनिटरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा, जितना ज्यादा मॉनिटर करोगे उतना ज्यादा व्यू पॉइंट सेम आएगा। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। यहां पास बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एजेंसी थ्योरी इज द करेक्ट, इनमें से कौन सा एजेंसी थ्योरी करेक्ट है, ठीक है। एजेंसी थ्योरी ओनली अप्लाई टू लार्ज एंटिटीज, नहीं भाई, हर जगह अप्लाई होता है। एजेंट्स आर अज्यूम टू बी इन पोजिशन ऑफ पावर, ठीक है। एजेंट्स एक्ट इन अ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, भूल जाओ। एजेंसी थ्योरी डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट्स एंड द डायरेक्टर, ये भी गलत। मैंने बताया ना, अगर आपको सही नहीं मिल रहा है गलत ढूंढ लो। देखो, सबसे पहले लार्ज फॉर्म एंटिटी होता नहीं भी है, छोटे मोटे फॉर्म में भी अप्लाई हो सकता है ये चीज। सर एजेंट्स इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करता है सर, वो तो स्टेवर्ड करता है, तो ये भी गलत है। एजेंसी थ्योरी जो है वो एजेंट्स और डायरेक्टर के बीच में रिलेशन नहीं है, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में रिलेशन है, तो ये भी गलत आंसर है। तो सर बचा क्या, बी। यहां पास ये बोला गया एजेंसी थ्योरी के हिसाब से पोजीशन पावर दिया जाता है, तब आप जाके कहीं मिसयूज करोगे पावर को और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाओगे। ओके, देन उसके बाद बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी कॉस्ट, इनमें से कौन सा एजेंसी कॉस्ट का पार्ट नहीं है। अब देखो, रेसिडुअल लॉस, बॉन्डिंग और मॉनिटरिंग आप लोग के 3 बड़े कॉस्ट होते हैं। अभी होता है आप लोग का कंकरेंट लॉस। कंकरेंट लॉस आप लोग का एजेंसी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। ओके, क्लियर है बच्चे लोग, इतने को आप लोग अच्छे से समझिए।